हेलो मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जीरो टू ज्यादा पर। तो आज अध्याय 13 नाभिक चैप्टर को डिस्कस करना है। उसका मतलब फॉर्मूला रिवीजन करना है, तो मैं फटाफट से उसको आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें इसके बारे में आप समझ लीजिए, बेसिक सा मतलब चैप्टर का बेसिक है। क्या परमाणु द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक नया मात्रक यू इसे दर्शाते हैं। इसको यूनिफाइड कहते हैं। क्या यूनिफाइड? ठीक। या इसको एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिफाइड द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। ये मतलब ये एक चिन्ह है इसको दर्शाने का, ये मात्रक है। ठीक। तो एक यूनिफाइड का जो डेफिनेशन होता है, जो जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो और परमाणु भार 12 होता है, तो वही C12 परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। ठीक। डिवाइड बाई 12 करेंगे तो C12 परमाणु का द्रव्यमान 1.99 इंटू 10 to the power -26 के किलोग्राम होता है। तो अपॉन 12 कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg आ जाएगा। ये आपका एटॉमिक मास यूनिफाइड का वैल्यू है, यानी यूनिफाइड भी कह सकते हैं। ठीक। तो एक यूनिफाइड बराबर इसको आप याद कर लेंगे क्या, 1.67 गुणे 10 घातेड़ 27 किलोग्राम। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे चलते हैं दूसरा टॉपिक यानी न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज आप ध्यान दीजिएगा, जेम्स चैडविक जी ने की थी। किन्होंने की थी? जेम्स चैडविक जी ने। ठीक। तो यहाँ पे जो है मास आपको ये भी ध्यान में रखना है, दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक। तो ये अगर आप काट दो, ये काट दो, तो दशमलव के बाद केवल अगर दो अंक देखो तो सबका सेम है। ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा याद करना चाहते हो तो बस मतलब थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 26। तो मैं एक बार बोल देता हूँ, mn यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू दी 1.67262 इंटू 10 to the power -27 किलोग्राम। ठीक है मेरे भाई। तो आप इसमें केवल याद रखिएगा इतना कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग समान होते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1.67 गुणे 10 घातेड़ 27 होती है। ठीक है। तो यहाँ पे YRBNJ यानी याद रखना भूल न जाना, ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियस चैप्टर का एक मतलब समझ सकते हो, एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। क्या है कि A बराबर Z+N। ठीक। इसको आप याद रखना भूल न जाना। ठीक है मेरे भाई। इसको याद रखना है, ये याद रखने योग्य बात है, बस इतना याद रखना। यहाँ पर A क्या है, Z क्या है, N क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ द्रव्यमान संख्या, Z परमाणु क्रमांक, और N क्या है, न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है मेरे भाई। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। और एन क्या है, न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे नाभिक का संकेत। तो यहाँ पे नाभिक का संकेत कुछ इस तरीके से होता है, कोई जैसे एक्स एलिमेंट है। ठीक। तो ये जो नीचे है ये परमाणु क्रमांक होगा, और ऊपर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। अथवा इसको इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में जो था ये राइट साइड में हो गया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं। ठीक है। जैसे हीलियम का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। ठीक। अब यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक और समभारिक में जो है बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसके नाम में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई है। समान स्थान, जिसका प्लेस सेम हो, यानी कि एलिमेंट में प्लेस किसकी मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो है प्लेस किसके आधार पर रखा गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। यानी जिनका परमाणु क्रमांक समान हो उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो समस्थानिक में क्या हो जाएगा, 1h1 1h2 1h3, हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्राइटियम इसको कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये जो परमाणु क्रमांक है समान है, जेड की संख्या, लेकिन यहाँ पर जो ए है परमाणु भार है उस वो डिफरेंट है। ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार कार्बन 12 और कार्बन 14 में भी देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, परमाणु भार भिन्न होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। और समभारिक में इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी समान भार, जिसके भार समान हो परंतु उसके जो है क्रमांक भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है। जैसे 6C12 यहाँ पर जो मैंने दिखाया वही यहाँ पर, और 7C14 नॉर्मल होता ही है। ठीक। तो ये हो गया 1H3 और 2He3 हीलियम का। यानी कि यहाँ पर देखिए भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, डिफरेंट है। ठीक है मेरे भाई। तो सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो यानी ऐसे नाभिक जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। ठीक है मेरे भाई।
उसके बाद अगला टॉपिक है नाभिकीय त्रिज्या। आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 जिसको कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां पर आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे 1.1 10 घाते ऋण गुणे 10 घाते ऋण 15 मीटर है। इसको हम फर्मी मीटर भी में भी लिख सकते हैं, 1.1 फर्मी मीटर, ठीक। क्योंकि 10 घाते ऋण 15 को 15 मीटर को 1 फर्मी मीटर कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या, ठीक। वो जो ऊपर मैंने बताया। अब नाभिकीय आयतन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। वी इज प्रोपोर्शनल टू ए, यानी यहाँ पर देखिए, अगर इस 1/3 को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर का क्यूब हो जाएगा। तो ए क्या हो गया? आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक। नाभिकीय आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। यही यहाँ पे नोट पॉइंट है। अब नाभिकीय घनत्व, अभी हमने जो है आपका पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें डेंसिटी पढ़ा था, चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो चार्ज डेंसिटी में यहाँ पर था आवेश रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। तो यहाँ आवेश घनत्व, ठीक है, वैद्युत आवेश घनत्व, जिसमें जो है मास अपॉन वॉल्यूम था। तो वहां पे क्या था? चार्ज अपॉन वॉल्यूम था, ठीक। क्यू बाई वी। यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल आप जान लीजिए कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, जिसकी वैल्यू 2.3 गुणे 10 घाते 7 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नाभिकीय घनत्व लगभग सभी नाभिकों के लिए स्थिर होता है। स्थिर का मतलब स्टेबल, ठीक है। सभी नाभिकों के लिए स्टेबल रहता है, या मतलब कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान अपसरण, मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस पर एक न्यूमेरिकल हर साल आता है मेरे भाई। इस पर मास डिफेक्ट पर एक न्यूमेरिकल लिखा है, ठीक। छपा हुआ है आपके एग्जाम में, ये जान लीजिए। तो डेल्टा एम बराबर जेड एम पी प्लस ए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जेड क्या है। आपको पता है परमाणु क्रमांक। ए क्या है? परमाणु भार। ये मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस यानी नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है मेरे भाई। वास्तविक नाभिकीय द्रव्यमान है। ये न्यूट्रॉन संख्या है, ये प्रोटॉन संख्या है, ठीक मेरे भाई। उसके बाद ए माइनस जेड यानी न्यूट्रॉन संख्या भी मैंने आपको ऊपर भी बताया। ये माइनस जेड बराबर नाभि न्यूट्रॉन संख्या, ठीक। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, ठीक है मेरे भाई। बंधन ऊर्जा ये भी इंपॉर्टेंट है। ईबी बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक। डेल्टा एम, इफ इन एएमयू, अगर एटॉमिक मास यूनिफाइड में है डेल्टा एम की वैल्यू, तो एक एएमयू बराबर 1.66 गुणे 10 घाते ऋण 27 किलोग्राम, ठीक है मेरे भाई। ये समझ लीजिए कि एक तरीके से आप देखिए, ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के जैसा ही है, ठीक। उसके बाद के लगभग समान है। जो कार मतलब सॉरी सी, यानी यहाँ पर सी जो वैल्यू है, ये प्रकाश की चाल है, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। और बाइंडिंग एनर्जी की एक और फॉर्मूला है डेल्टा एम इन एएमयू, यानी एटॉमिक मास यूनिफाइड में डेल्टा एम की वैल्यू रखना है, मल्टीप्लाई बाई मास डिफेक्ट है ये, ठीक। डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मास डिफेक्ट में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे ईबीएन यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है मेरे भाई। ईबीएन बराबर बंधन ऊर्जा, ये बाइंडिंग एनर्जी है, प्रति यानी बटे, ए यानी न्यूक्लियॉन, ठीक है मेरे भाई। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन जितना अधिक होगी, नाभिक उतना ही स्थिर यानी स्टेबल होगा, ठीक है मेरे भाई। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा, यानी ये मान जितना ज्यादा होगा, उतना स्टेबल क्या होगा, उतना ही स्थिर क्या होगा आपका नाभिक, ठीक है मेरे भाई। ये ध्यान देने वाली बात है। जो है दो फॉर्मूले और हैं। अर्धायु ई हाफ इक्वल टू 0.697 अपॉन लैम्डा, और औसत आयु क्या हो जाएगा, मीन लाइफ आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। शायद ये आपके सिलेबस में है या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, देख लीजिएगा। वैसे आप याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ओवरऑल इतने तो इम्पोर्टेंट है 9 तक, बाकी 10वां 11वां आप शिक्षा अनुसार याद कर लीजिए, हो सकता है सिलेबस में हो, ठीक है मेरे भाई। तो यहीं तक था ये आपका, मतलब इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपको डिस्कस कर दिया, आपको बता दिया। आपका रिवीजन हो गया है तगड़ा। तो इसी के साथ एक चैप्टर और इसमें बच रहा है, जो है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठीक है। तो उन सारे मतलब टॉपिक्स को नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी इसको आप रिवाइज कर लीजिए। और यहीं तक था वीडियो, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। राधा स्वामी।